सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 में हमारी पाठ्यपुस्तक भारत की खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, इसमें चौथा अध्याय युगों का दौर हमने पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह किसने ली? मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह किसने ली, यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, नष्ट हो गया, तो उसकी जगह कौन सा राजवंश आया? मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। किस वंश ने ले ली? शुंग वंश ने। इसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। प्रश्न नंबर 2, सांची के निकट कौन सी लाट है? सांची ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उत्तर है भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा था। प्रश्न नंबर 3 है, कुषाणों ने क्या काम किया? कुषाण भी राजवंश है, जैसे मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कुषाण वंश है। तो कुषाणों ने क्या काम किया? कुषाणों ने शकों को पराजित करके दक्षिण की ओर खदेड़ दिया, यानी दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया। कुषाणों ने उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने? कुषाणों ने। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार क्या था? भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय रंगमंच की क्या विशेषता थी? रंगमंच, जहां भारतीय रंगमंच की क्या विशेषता थी? उत्तर है इसका, भारतीय रंगमंच अपने विचारों में और विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। ऋग्वेद और ऋचाओं और संवादों में रंगमंच का उद्गम खोजा जा सकता था। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा एक समृद्ध भाषा है। कैसी भाषा है? समृद्ध भाषा है और अलंकृत भी है। अलंकृत यानी सुसज्जित। इसके व्याकरण का ढांचा पाणिनि ने तैयार किया था। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। और कहा भी गया है संस्कृत हमारी जननी है और हिंदी क्या है? उसकी बहुरानी है। और प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग बहुत विकसित था? प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग बहुत विकसित था? प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नत था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह थे। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार क्या था? भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। मूल आधार क्या थी? स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। भारतीय रंगमंच की क्या विशेषता थी? भारतीय रंगमंच अपने विचारों में और विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। ऋग्वेद की ऋचाओं में और संवादों में रंगमंच का उद्गम खोजा जा सकता था। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र की क्या स्थिति थी? आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। अंक गणित और बीज गणित की नींव कहाँ पड़ी थी? भारत में ही पड़ी थी। भारत में ज्यामिति का भी विकास हुआ। शून्य की विधि खोजी गई। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से कहाँ कौन सी कला का जन्म हुआ? इनके मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारतीय यूनानी संस्कृतियों के मेल से कहाँ कौन सी कला का जन्म हुआ? कौन सी कला का? गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ।
प्रश्न नंबर 12 है, मध्य एशिया में शक लोग कहाँ बस गए थे? मध्य एशिया में शक लोग कहाँ बस गए थे? मध्य एशिया में शक लोग अक्सू नदी के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क इनका प्रसिद्ध शासक और उन बौद्ध कथाओं का नायक था जिनमें उसके महान कारनामों का वर्णन मिलता है। शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क इनका प्रसिद्ध शासक और उन बौद्ध कथाओं का नायक था जिसमें उसके महान कारनामों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, शकों ने कौन सा धर्म अपना लिया था? कुछ ने हिंदू धर्म अपना लिया था और लेकिन अधिकांश लोग क्या हो गए थे? बौद्ध हो गए थे। प्रश्न नंबर 15 है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किन दो संस्कृतियों में बट गया था? कुषाण काल किन दो संप्रदायों में बट गया था? कुषाण काल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बट गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान थे। प्रश्न नंबर 17 है, महायान के सिद्धांतों का ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ? भारत तथा चीन में। महायान क्या है? हीनयान और महायान, ये दो बौद्ध धर्म की इकाइयां हैं। जो बौद्ध धर्म बट गया था उसमें महायान एक शाखा है। कौन से देश हीनयान को मानते रहे? लंका और बर्मा। और मैंने म्यांमार, आधुनिक म्यांमार, श्रीलंका और म्यांमार। प्रश्न नंबर 19 है, गुप्त साम्राज्य का युग कब शुरू हुआ? 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। आर्यों ने अपने स्थान को क्या नाम दिया? उन्होंने क्या नाम दिया? आर्यावर्त कहा। ब्राह्मण धर्म के लिए क्या स्वाभाविक था? पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए यह स्वाभाविक था कि वह बार बार पुनर्जागरण का प्रतीक बने। प्रश्न नंबर 22 है, गुप्त शासकों का समय कैसा था? गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। प्रश्न नंबर 23 है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। वाटरलू का युद्ध लड़ा था नेपोलियन ने। मध्य एशिया से कौन से आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला करते रहे? गोरे हूण लगातार हमला करते रहे। फिर प्रश्न नंबर 25 है, भारत में हूणों का शासन कितने समय तक रहा था? इसका उत्तर है, भारत में हूणों का शासन आधी शताब्दी तक रहा था। प्रश्न नंबर 26 है, हर्षवर्धन की क्या विशेषता थी? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक नए शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वह कवि और नाटककार था। कौन? हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वह एक कवि और नाटककार भी था। कौन? हर्षवर्धन। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 28 है, दो राज्यों के युद्ध के दौरान आम जनता की क्या दशा होती थी? जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। यानी सेनाएं आपस में लड़ती थी जबकि आम जनता के बीच में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका आधार क्या था? उसका आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। प्रश्न नंबर 30 है, नाट्यशास्त्र को किस काल की रचना कहा जाता है?
नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा गया है। प्रश्न नंबर 31 है, संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक किसके हैं? संस्कृत के प्राचीन नाटक अश्वघोष के हैं। किसके हैं? अश्वघोष के। प्रश्न नंबर 32 है, गेटे ने किस संस्कृत नाटक की प्रशंसा की? गेटे ने संस्कृत नाटक शकुंतला की प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 33 है, किसे संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है? इसका उत्तर है कालिदास को संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूत क्या है? मेघदूत कालिदास द्वारा रचित एक लंबी कविता है। इसमें यक्ष ने बादलों को अपना दूत बनाकर भेजा था अपनी प्रेमिका के पास। 35वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने कब लिखा था? मुद्रा राक्षस नामक नाटक विशाख दत्त ने 400 ईस्वी के लगभग लिखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है, राजा हर्ष के समय में संस्कृत का कौन सा नाटककार चमका? राजा हर्ष के समय भवभूति संस्कृत नाटककार के रूप में चमका। प्रश्न नंबर 37 है, जावा क्या है? जावा स्पष्ट रूप में यवद्वीप या जो का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्रश्न नंबर 38 है, कंबोडिया में वर्णमाला कहाँ से ली गई है? कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण भारत से। और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े हेर फेर के साथ लिया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जो चौथा अध्याय है युगों का दौर, उसके प्रश्न उत्तर थे। आप सभी को ये प्रश्न उत्तर ध्यान से पढ़ने हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आगे और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें प्रश्न बनते हैं, हम उसको अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।